हेलो एवरीवन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के वेटेज की बात की जाए तो नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चंस, कभी ज़्यादा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का और अदर चैप्टर से भी रिलेट करता है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन सीरीज ली है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन एनसीईआरटी को बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को बदला जाता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो पौधों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और उसी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं हैं या प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या उपापचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया या उपरोक्त सभी। तो इसे हम ये सभी नाम से जानते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक प्रकार से ये उपापचय अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर केटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। तो उसी के साथ साथ इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि रिडक्शन भी होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, तो इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ में बदलना। मतलब जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो हरे पौधों द्वारा अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वृद्धि। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना। आपको ये तो पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अभिक्रिया होती है तो इसमें जो कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है CO2 प्लस H2O। तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं और इन अकार्बनिक पदार्थों को इस कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है, मतलब C6H12O6 में बदला जाता है। तो इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, H2O, प्रकाश और सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। CO2 भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और इसी के साथ साथ प्रकाश भी जरूरी है। तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की भूमिका किसमें होती है? जीवों को भोजन उपलब्ध करवाने में। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन के उत्पादन में। थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों में और डी ऑप्शन है ऊर्जा के उत्पादन में। तो इन चारों में से हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की भूमिका किस में होती है? जीवों के भोजन उपलब्ध कराने में, ऑक्सीजन का उत्पादन में और ऊर्जा के उत्पादन में। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की भूमिका भोजन को उपलब्ध करवाने में और ऑक्सीजन के उत्पादन में, इन दोनों में ही होती है, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादप में वृद्धि के दौरान वायु की उपयोगिता के बारे में बताया है। जोसेफ प्रिस्टले ने, सेकंड है वॉन नील ने और थर्ड ऑप्शन है वॉन सेच ने और फोर्थ ऑप्शन है W एंजलमैन ने। तो हरे पादपों में वृद्धि के दौरान वायु की उपयोगिता के बारे में बताया है जोसेफ प्रिस्टले ने। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। एंजलमैन ने प्रयोग में शैवालों को उपयोग में लिया था। तो एंजलमैन ने जब अपना प्रयोग किया था तो इस प्रयोग को समझाने के लिए उन्होंने कौन सी शैवाल का उपयोग लिया था?
क्लोरेला, क्लैडोफोरा, एनाबीना और नॉस्ट्रुक। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंजलमैन ने अपने इस प्रयोग को करने के लिए एक क्लैडोफोरा शैवाल का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के हरे भाग तथा प्रकाश की उपयोगिता के बारे में बताया है। पादप के हरे भाग और प्रकाश की उपयोगिता में बताने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? जॉन इंजनहाउस, सेकंड ऑप्शन है वॉन सेज और तीसरा ऑप्शन है प्रेस्टले और चौथा ऑप्शन है एंजलमैन। तो पादप के हरे भागों के बारे में कि जहाँ पर पादप के हरे भाग होते हैं वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस दौरान ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है। उसी के साथ साथ प्रकाश की उपयोगिता के बारे में भी इन्होंने बताया। तो ए आई का इसमें आंसर ए, जॉन इंजनहाउस ने ये सबसे पहली बार बताया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वप्रथम सक्रिय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया है। डब्ल्यू एंजलमैन ने और इंजनहाउस ने, वॉन नील ने और स्वेन कामन ने। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले और एक्टिव स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है डब्ल्यू एंजलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल के अणु से निकलती है। ये बताया है रॉबर्ट हिल ने, स्टीफन हेंस ने और वॉन नील ने और इंजनहाउस ने। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये हमने जब प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा है तो जो सबसे पहले प्रारंभिक प्रयोग हुए हैं, प्रारंभिक प्रयोग कौन कौन से हुए हैं उनमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सारे साइंटिस्ट के प्रयोगों के बारे में मैंने बताया है और ये भी बताया है कि कौन से साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन जल के अणु से निकलती है, ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो स्टीफन हेंस ने सबसे पहले बार ये बताया है कि ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण का पहला पद कौन सा है? 3 कार्बन परमाणुओं से ग्लूकोज का निर्माण और एटीपी का निर्माण और जल का प्रकाशीय अपघटन और पर्णहरित के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये 2 भागों में संपन्न होती है। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो कि थाइलेकोइड्स में होती है, तो वहाँ पर जो मेटल आयन होता है उस मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए उस पर प्रकाश गिरता है। प्रकाश जब गिरता है तब उस मेटल आयन से, क्लोरोफिल के मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये पहली स्टेप होती है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब प्रकाशीय अभिक्रिया शुरू होती है जिसमें चक्रीय व अचक्रीय अभिक्रियाएं भी शामिल हैं। तो इसमें आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे पर्णहरित के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ये पहला पद है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? एटीपी, NADPH2 और सेकंड ऑप्शन है NADPH2। थर्ड ऑप्शन है केवल एटीपी प्राप्त होता है और डी ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो जब प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है ये हमको बताना है। प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 ये दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है। जब भी आपके सामने फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात आ जाए, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन ये हमें पता होना चाहिए। जब भी आपके सामने आ जाए फॉस्फोरिलीकरण, हिंदी में कहा जाता है फॉस्फोरिलीकरण और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फोराइलेशन। तो इसका मतलब क्या है? एटीपी का जुड़ना, एडिशन ऑफ एटीपी, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो जब एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस या फिर एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण।
तो यहाँ पर हमें बताना है ADP से AMP का जुड़ना, क्या ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है? अच्छा, एक और बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके आगे जुड़ा हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो जुड़ा हुआ है, तो फोटो का मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अगर उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा होता ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो उसका मतलब ये होता कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस तरह से आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे पहला तो है ADP में AMP का जुड़ना, दैट इज ATP का फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना, ATP बनना, और ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ना और ATP का बनना, और डी ऑप्शन है AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना। तो देखिए, अगर ये वाली रिएक्शन आप देखेंगे, ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना और उसी के साथ में ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, प्रकाश लिखा हुआ है, तो लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना, तो लाइट पहले से लिखा हुआ है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है CO2 बाहर निकलती है, CO2 और वाटर और ग्लूकोज, और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ये बिल्कुल सही है, और इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है पर्णहरित का निर्माण, जो कि गलत है ये। नेक्स्ट है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के समय निम्न में से किसका निर्माण होता है? जब चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक रिएक्शन चलती हैं, तो किसका निर्माण होगा? NADPH2 ATP का, सेकंड ऑप्शन है केवल ATP का, और थर्ड ऑप्शन है NADPH2 और ऑक्सीजन का, फोर्थ ऑप्शन है NADPH2 ऑक्सीजन और ATP का। तो जब चक्रीय अभिक्रिया होती है तो सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ है ऑक्सीजन, जल, पर्णहरित और CO2 व ग्लूकोज। तो अभी मैंने बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसकी पहली जो अभिक्रिया होती है, पहला जो पद होता है, वह प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है पर्णहरित से, क्लोरोफिल के मेटल आयन से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है या प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्तेजित होता है? तो पर्णहरित का जो मेटल आयन है वो उत्तेजित होता है, वह अपने आद्य अवस्था से अपने उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, और इसी दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इसे हम यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद कौन से हैं? ATP, NADPH2 केवल ऑक्सीजन, और ATP व NADPH2 माइटोकॉन्ड्रिया, और हरित लवक ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। तो पूछा गया है कि प्रकाशिक अभिक्रिया, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो हरित लवक ATP, NADPH2 और उसी के साथ में ऑक्सीजन, ये सारे के सारे प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, पहला है ग्रेनम में, दूसरा है कोशिका द्रव्य में, तीसरा है मैट्रिक्स में, और चौथा है सभी में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इन चारों में से कहाँ संपन्न होती है, ये हमको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है ग्रेनम के अंदर, तो आंसर होगा यहाँ पे ग्रेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन कहलाता है, जल के अपघटन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या फोटोलाइसिस, या अप्रकाशिक अभिक्रिया, या फोटोट्रॉपिज्म। जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के दौरान जब प्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो वाटर का लाइसिस होता है, तो इसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, और यह फोटोलाइसिस के दौरान ऑक्सीजन भी निकलती है। तो जल के अपघटन के दौरान फोटोलाइसिस की अभिक्रिया होती है, तो आंसर होगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोलाइसिस संबंधित है केल्विन चक्र से, क्रेब चक्र से, चक्रीय फॉस्फोराइलेशन से या अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन से। तो फोटोलाइसिस किससे संबंधित है यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए केल्विन चक्र से तो ये संबंधित है नहीं, इसमें लिखा हुआ है क्रेब चक्र से, इससे भी ये संबंधित नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ये अभिक्रिया होती है या अचक्रीय अभिक्रिया के दौरान होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया की अचक्रीय अभिक्रिया के दौरान फोटोफॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया होती है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है CO2 और भोजन, भोजन व ऑक्सीजन व CO2 व ऑक्सीजन व अल्कोहल व M2। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा आपके भोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनते हैं। भोजन का निर्माण तो होता ही है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, परोक्सोम में, मतलब यहाँ पे शायद परोक्सीसोम है, और डी ऑप्शन है गोल्गी काय में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये सभी को पता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो स्ट्रोमा, थाइलेकोइड के बाहर, ग्रेनम और क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली पर। देखिए स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। थाइलेकोइड के बाहर, तो थाइलेकोइड के बाहर भी नहीं होती है, थाइलेकोइड के बाहर की तरफ रिडक्टेज एंजाइम होता है, लेकिन कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं है। फिर ग्रेनम की बात है और नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली पर। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ये होती है ग्रेनम के अंदर। आपको अच्छे से पता है ग्रेनम क्या होता है। इस तरह से ये थाइलेकोइड के स्टैक्स होते हैं, इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। और इन्हीं ग्रेनम्स के अंदर, ग्रेनम और ग्रेना तो आपको पता ही होगा, ये एक स्टेक ग्रेनम है और कई सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना बनाते हैं। तो इन ग्रेनास के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता में वर्णकों का विन्यास होता है प्रकाश के समानांतर, प्रकाश के लंबवत और अनिश्चित और उपयुक्त में से सभी। तो प्रकाश की तीव्रता में वर्णकों का विन्यास क्या होता है? वर्णकों का विन्यास प्रकाश के समानांतर, प्रकाश के लंबवत व अनिश्चित व उपयुक्त सभी। वैसे तो इन सभी प्रकार का विन्यास पाया जाता है, लेकिन ये विन्यास प्रकाश की तीव्रता के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रकाश के समानांतर भी होते हैं, प्रकाश के लंबवत भी होते हैं वर्णक, और अब बिल्कुल रैंडमली भी बिखरे हुए होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो वर्णक होते हैं ये प्रकाश के समानांतर होते हैं। तो आंसर होगा फर्स्ट। पौधों में पत्तियों का हरापन किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए की वजह से, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो इन सभी की वजह से पौधों में पत्ती का रंग हरे कलर का होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए कौन से रंग का प्रकाश अधिक अवशोषित करता है? नीला और लाल और पीला और हरा और गुलाबी व हरा। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा ब्लू एंड रेड कलर के रीजन को अवशोषित करता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या सम्मिलित होता है? प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन और ऑक्सीजन का निर्माण। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में ये सारे के सारे सम्मिलित होते हैं, इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्यात एटीपी व NADPH का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों, और C4 चक्र। तो C4 चक्र यहाँ पे अभी नहीं है, अभी हम सिर्फ प्रकाशिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्यात ATP व NADPH का निर्माण किस में होता है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर होता है, क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में C3 साइकिल चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो हमारा आंसर होगा ए। सबसे पहले यही होता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसके दौरान ATP और NADPH का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, लाइट हार्वेस्टिंग जटिल में सम्मिलित किया गया है। लाइट हार्वेस्टिंग जटिल में सम्मिलित है एंटीना, अणु, अभिक्रिया केंद्र और एंटीना व अभिक्रिया केंद्र। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात की गई है और इस कॉम्प्लेक्स में एक होता है एंटीना और होता है अभिक्रिया का केंद्र। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, इसको आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है। एंटीना होता है और अभिक्रिया का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया केंद्र सदैव होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कोई भी निश्चित नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अभिक्रिया का केंद्र मतलब रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए सभी क्रियाओं में ये रिएक्शन सेंटर की तरह कार्य करता है, चाहे कोई सी भी अभिक्रिया हो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, चाहे चक्रीय हो चाहे अचक्रीय हो, दोनों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा 1 मोल हेक्सोज बनाने में एटीपी तुल्यांक के रूप में कितनी ऊर्जा उपयुक्त होती है? 36 एटीपी के तुल्य, 38 के तुल्य, 40 के तुल्य और 54 के तुल्य। तो यहाँ पे आंसर होगा 54 एटीपी के तुल्य। ग्लूकोज या हेक्सोज के एक अणु के उत्पन्न करने के लिए कितनी केल्विन चक्र की आवश्यकता होगी? तो ग्लूकोज या हेक्सोज के एक अणु के उत्पन्न के लिए जब भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि CO2 और H2O मिलकर यहाँ पर बनाते हैं C6H12O6, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको पता है। CO2 और H2O ये दोनों मिलकर C6H12O6 तो बनाते हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हैं और यहाँ पर ये 6 कार्बन फिक्स किए जाते हैं केल्विन साइकिल के माध्यम से, C3 साइकिल के माध्यम से। तो C3 साइकिल जब एक बार चलती है तो एक कार्बन फिक्स होता है। कब? जब केल्विन साइकिल एक बार चलती है, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल दोनों कहा जाता है। तो C3 साइकिल एक बार चलती है तो एक बार कार्बन एक फिक्स होता है, फिर दूसरी बार चलेगी तो दूसरा कार्बन फिक्स होगा, तीसरी बार चलेगी तीसरा कार्बन फिक्स होगा, चौथी बार में चौथा कार्बन फिक्स होगा, पांचवें बार में पांचवा कार्बन फिक्स होगा, छठे में छठा फिक्स होगा। तो इस साइकिल को 6 बार चलाना होगा केल्विन साइकिल को, तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फिक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा 6। केल्विन साइकिल को 6 बार चलाएंगे तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक बार जब साइकिल चलती है तो एक ही कार्बन फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड और राइबुलोज फॉस्फेट, ग्लूकोज और राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये जब मिलते हैं तो ये सबसे पहली स्टेप होती है और इनके मिलने से, क्योंकि ये राइबुलोज बिस फॉस्फेट ये 5 कार्बन वाला होता है, RuBp, तो RuBp ये 5 कार्बन है और इसके साथ एक CO2 जुड़ता है तो ये 1 कार्बन है। ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। अस्थायी होने की वजह से ये टूट जाता है, ठीक है। फिर 3 कार्बन वाला स्थायी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। तो ये इस प्रकार यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक क्रिया से ऊर्जा किस रूप में अप्रकाशिक क्रिया में स्थानांतरित होती है? पहला है ADP के रूप में, दूसरा है ATP के रूप में और तीसरा है RuBp के रूप में और चौथा है क्लोरोफिल के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश क्रिया से ऊर्जा किस रूप में अप्रकाशिक क्रिया में स्थानांतरित होती है? ATP के रूप में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के अपचयन से होकर शर्करा निर्माण तक क्रियाएं सम्मिलित है प्रकाशिक अभिक्रिया से, फोटोलाइसिस से या अप्रकाशिक अभिक्रिया से, हील अभिक्रिया से। तो CO2 के अपचयन से लेकर शर्करा के निर्माण तक की जो अभिक्रिया है यह अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, क्योंकि CO2 का उपयोग होता है और CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण किया जाता है, कार्बन को फिक्स किया जाता है और यह अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया है।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी, NADPH2 इन ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है और इसी प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाली जो ऊर्जा है उसे अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में उपयोग में लेकर CO2 का फिक्सेशन करके भोजन का निर्माण या शर्करा का संश्लेषण किया जाता है। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया का भाग है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी हम कह सकते हैं। तो राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किनके मध्य कार्बोक्सिलेशन की क्रिया को प्रेरित करता है? CO2 व राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के मध्य, और सेकंड है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड व एसिटाइल कोएंजाइम के मध्य, PGA व डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मध्य और राइबोलोज डाइफॉस्फेट व फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड के मध्य। तो पूछा गया है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम किनके मध्य कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है? कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन का, सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन का और थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन का। जो पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन का, उस कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम काम करता है कार्बोक्सिलेज और ये कार्बोक्सिलेज CO2 को फिक्स करता है। तो RuBP जुड़ता है CO2 से और बनाता है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रथम अभिक्रिया कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में जब कैल्विन साइकिल चलती है तो कैल्विन साइकिल 3 पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला पद होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा पद होता है आपके रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक अणु के ग्लूकोज के निर्माण के समय RuBP पुनरुत्पादन अवस्था में ATP के कितने अणु काम आते हैं? तो जब पूछा है कि एक ग्लूकोज के निर्माण में RuBP का जब रीजनरेशन होता है, RuBP को दोबारा बनाया जाता है, तो सबसे लास्ट वाला स्टेप होता है, तो इसमें कितने ATP के अणु चाहिए? तो देखिए RuBP को बनाया जाता है RuMP से। तो RuMP ये जो होता है आपका RuMP का मतलब है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। तो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट इसमें ऐड किया जाता है ATP को। तो ये 6 RuBP होते हैं और 6 RuBP में 6 ATP को ऐड करते हैं। जब 6 ATP को ऐड किया जाता है तब जाके बनते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए, राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाने के लिए 6 ATP बनाए जाते हैं। 6 ATP की आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सा हरे पात्र में प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम बनता है? तो हरे पात्र में प्रकाश संश्लेषण से क्या बनेगा? सरल शर्करा बनेगी, स्टार्च बनेगा, वसा बनेगी, प्रोटीन बनेगी। तो देखिए वसा प्रोटीन तो नहीं बनती है, सबसे पहले बनता है शर्करा और शर्करा जो बनती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है C6H12O6। तो पहला यहाँ पे कार्बनिक उत्पाद बनता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 जुड़ती है RuBP से, ATP से, कोएंजाइम A से और PGA से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 सबसे पहले जुड़ती है RuBP से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में जल विच्छेदन होता है, CO2 का अपचयन और कार्बनिक पदार्थ में होता है और पर्णहरित सक्रिय होता है और कार्बन 6 कार्बन शर्करा 3 शर्करा में टूट जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? जल विच्छेदन की अभिक्रिया, जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, यह प्रकाशिक अभिक्रिया में होने वाली स्टेप है। सेकंड दिया हुआ है CO2 का अपचयन व कार्बनिक पदार्थों में बनना। तो CO2 का अपचयन होता है जिससे कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और तीसरा है पर्णहरित का सक्रिय होना। तो पर्णहरित सक्रिय होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, ना कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में। लास्ट दिया हुआ है
C6 कार्बन शर्करा 3 कार्बन शर्करा में टूट जाती है। तो ये भी वैसे अप्रकाशिक अभिक्रिया का ही भाग है, लेकिन इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक लाइन के अंदर पूरी अप्रकाशिक अभिक्रिया आ जाती है कि इसके दौरान CO2 का अपचयन होता है कार्बनिक पदार्थों के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन 3 पौधों में C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट और राइबुलोज 1 डाईफॉस्फेट। तो C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम 3PGAB कहते हैं। तो ये पहला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। ठीक है, किस तरह से बनता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये RUBP है और RUBP बाइंड होता है CO2 से, जिससे कि 6 कार्बन वाली शुगर बनती है और ये 6 कार्बन वाली शुगर बदल जाती है 3 कार्बन वाली में, जिसे हम कहते हैं 3PGA। तो इसे हम कहेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये बदल जाती है और ये स्थायी होता है। ठीक है, तो ये स्थायी होता है, ये टूट जाता है 2 भागों में, तो इससे 2 3PGA बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। आगे चलते हैं 43। C4 पौधों में CO2 को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP ऑक्सीजनेज और हाइड्रोजनेज। तो C4 पादपों में CO2 को स्थिर करने वाला 4 कार्बन का पहला जो है ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इसमें लिखा हुआ है पेप कार्बोक्सिलेज। और अच्छा, एंजाइम के बारे में पूछा है तो पेप कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP ऑक्सीजनेज और हाइड्रोजनेज। तो इसमें से पहला आंसर होगा पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में यहाँ पर प्रथम स्थायी जो कार्बनिक यौगिक बनता है वो होता है 4 कार्बन वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय जब PGA फास्फोग्लिसल्डिहाइड में परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित क्रिया होती है। ऑक्सीकरण, अपचयन और फिर सेकंड ऑप्शन है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस और लास्ट है हाइड्रोलाइसिस। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हमें बताना है प्रकाश संश्लेषण के समय PGA फास्फोग्लिसल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये है अपचयन की अभिक्रिया, ये है अपचयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन चक्र व हैड्सलेक चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद क्रमशः कितने कार्बन का होगा? तो केल्विन चक्र में जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला पहला प्राथमिक स्थायी उत्पाद होता है और इसे C3 साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन वाला है। उसी तरह से हैड्सलेक चक्र की बात करें तो इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है और इसीलिए इसको C4 साइकिल और हैड्सलेक पाथवे भी कहते हैं। तो आंसर होगा आपका इसमें पहला लिखा हुआ है पहला जो क्रेब्स साइकिल के लिए 4 कार्बन, तो ये गलत है। यहाँ पर भी 4 कार्बन, तो ये भी गलत है, 4-6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सही है कि पहला तो तीसरे कार्बन का और दूसरा चौथे का 4 कार्बन का। C4 परिपथ में CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है? खंभ ऊतक में, पर्ण मध्योतक में, पूल आच्छद में और रक्षक कोशिकाओं में। तो C4 परिपथ में CO2 का स्थिरीकरण कहाँ पे होता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण से मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? ठीक, तो एक बार फिर देखेंगे, C4 पौधों की पत्तियों में CO2 का फिक्सेशन जब होता है तो मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एपिडर्मिस, सेकंड ऑप्शन है मीजोफिल और थर्ड ऑप्शन है पूलाच्छद की कोशिकाओं में और चौथा ऑप्शन है पोषवाह में। तो CO2 का स्थिरीकरण के दौरान जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यह कौन सी कोशिकाओं में बनता है? ये मीजोफिल कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, इसका निर्माण मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा जोड़ा गलत है? C3 प्लांट्स मेज है,
कैल्विन साइकिल में PGA है, हैचलेक साइकिल में ऑक्सलो एसिटिक एसिड है और C4 में प्लांट क्रेंच एनाटॉमी है। तो देखिए C4 प्लांट्स में क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है, बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। हैचलेक साइकिल में ऑक्सलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, ये भी सही है। तीसरा है कैल्विन साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला होता है जिसे हम कहते हैं PGA। और ए ऑप्शन है C3 प्लांट के लिए लिखा हुआ है मैज, जो कि मैज यहाँ पे C4 प्लांट है, इसलिए गलत मैच है। तो यहाँ ये गलत मैच किया गया क्योंकि मैज क्या है, C4 प्लांट है। C4 पादपों में RUBP द्वारा CO2 का स्थिरीकरण कहाँ पर होता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, पूलाच्छद कोशिकाओं में, रंध्रीय द्वार कोशिकाओं में और अधिचर्म की कोशिकाओं में। तो बताना है कि RUBP का स्थिरीकरण कहाँ पे होता है, पर्ण मध्योतक में या पूलाच्छद कोशिकाओं, इनमें से एक बताना है आपको क्योंकि रंध्र में और अधिचर्म में नहीं होता। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आंसर होगा हमारा पूलाच्छद कोशिकाओं में CO2 का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों में कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूलाच्छद कोशिकाएं और दूसरी होती हैं मेसोफिल कोशिकाएं। तो ये दोनों कोशिकाएं जिसे हम बंडल शीथ भी कहते हैं, आई थिंक बंडल शीथ जिसे हम पूलाच्छद कोशिकाएं कहते हैं, और तो ये क्रेंच एनाटॉमी होती है इसके अंदर। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, आंसर होगा आपके सेकंड। अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषी क्रिया एवं पूलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना किसकी विशेषता है? C3 पौधों में, C2 पौधों में और C4 पौधों में और KM पौधों में। तो अत्यंत दक्ष प्रकाश संश्लेषी क्रिया और पूलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक का होना ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है और विशेष प्रकार की एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाशवसन किन पौधों में परिलक्षित होता है? कौन से पौधों में प्रकाशवसन होता है? तो देखिए C3 प्लांट्स में प्रकाशवसन देखने को मिलता है। प्रकाशवसन तब होता है जब पौधों में CO2 कम होता है, CO2 की मात्रा कम होती है। तो RUBP CO2 की कम मात्रा पर ऑक्सीजन से बाइंड होना शुरू कर देता है और प्रकाशीय श्वसन स्टार्ट कर देता है। तो प्रकाशीय श्वसन की अभिक्रिया C3 पादपों में देखने को मिलती है जब CO2 की सांद्रता में या CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाती है। तो आंसर होगा आपके सेकंड। किन परिस्थितियों में हरित लवक में ग्लाइकोलेट एकत्रित होता है? कम तापमान पर, कम CO2 पर, तीव्र प्रकाश में, CO2 पर। तो यहाँ पे बताना है कि किन परिस्थितियों में हरित लवक में ग्लाइकोलेट एकत्रित होता है। तो कम CO2 पर हरित लवक में ग्लाइकोलेट स्थिर हो जाता है और एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन करने वाले पौधों में CO2 का स्थिरीकरण किस परिपथ के द्वारा होता है? तो प्रकाशीय श्वसन करने वाले पौधों में CO2 का स्थिरीकरण C3 साइकिल के द्वारा होता है। इसमें पहला ऑप्शन है HSK जिसे हम हैच एंड स्लेक साइकिल कहते हैं, जो कि C4 साइकिल है। सेकंड ऑप्शन है क्रेब चक्र और थर्ड है कैल्विन साइकिल, चौथा है ग्लाइकोलेट साइकिल। तो आंसर आपको पता है, इसमें आएगा C। नेक्स्ट 54, प्रकाश श्वसन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? ऑक्सीजन का उपयोग, CO2 का उत्पादन और ATP का निर्माण। तो प्रकाशीय श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के दौरान ATP का निर्माण नहीं होता। इवन इसे एक वेस्ट प्रकार की, व्यर्थ प्रकार की अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरी अभिक्रिया के दौरान ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार का भोजन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन किसके दौरान होता है? श्वसन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, वाष्पोत्सर्जन के समय और स्थानांतरण के समय। तो हमें बताना है कि प्रकाशीय श्वसन किसके दौरान होता है? श्वसन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय, वाष्पोत्सर्जन के समय और स्थानांतरण के समय। तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के समय ये होता है। प्रकाश श्वसन किन परिस्थितियों में होता है? उच्च प्रकाश की तीव्रता पर, उच्च तापक्रम पर, उच्च ऑक्सीजन पे, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो ये प्रकाशीय श्वसन की अभिक्रिया इन सभी परिस्थितियों में होती है। नेक्स्ट है आपके 57, C4 पौधों में कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण
निम्नलिखित के हरित लवकों में होता है? खम्भ ऊतक में, और सेकंड है स्पंजी पर्ण मध्योतक में, थर्ड है पूली आच्छादित कोशिकाओं में, डी ऑप्शन है रक्षक कोशिकाओं में। तो C4 पौधों में कार्बन का पुनर्स्थिरीकरण पूलीय आच्छादित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे CO2 स्थिरीकरण की उच्च क्षमता निम्नलिखित के कारण प्रदर्शित करते हैं? कैल्विन चक्र, हैड्सलेक चक्र, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और TCA। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा जैसे कि गन्ना, तो ये CO2 के स्थिरीकरण के लिए यहाँ पर हैड्सलेक पाथवे का उपयोग करता है और इनमें क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो आंसर होगा बी। क्रेंच प्रकार की शारीरिकी कहाँ मिलती है? C4 पादपों में, C3 पादपों में, चावल में और उपयुक्त सभी में, किसी में नहीं। तो C4 पादपों में क्रेंच एनाटॉमी मिलती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि कार्बन के फिक्सेशन में काम करती हैं। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है। फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल और राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट और NADP और राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही क्या होता है। तो यहाँ पे पाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये प्रथम ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C4 पादप कौन सा है? बताना है कि मक्का, ज्वार और गन्ना, इनमें से कौन सा C4 पादप है? तो मक्का, ज्वार और गन्ने में से हमको बताना है C4 पादप के बारे में। तो देखिए C4 पादप की अगर बात करें तो मक्का तो C4 पादप है ही सही, ज्वार और गन्ना, ठीक है, ये भी C4 पादप है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, ये सभी आपके C4 पादप में आने वाले प्लांट्स हैं। क्रेंच शारीरिकी पाई जाती है पुष्प में, बीज में, पत्तियों में और तने में। तो ये पत्तियों में पाई जाने वाली है। नेक्स्ट है, C4 पौधे अनुकूलित होते हैं गर्म और शुष्क जलवायु के लिए, टेम्पर्ड जलवायु के लिए, ठंडी और गर्म जलवायु के लिए, और गर्म और इसको यहाँ पे सार्द्र लिखा हुआ है, तो सार्द्र नहीं आएगा, यहाँ पे आर्द्र आएगा, आर्द्र जलवायु के लिए। तो हमको बताना है कि C4 पौधे अनुकूलित होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट, गर्म और शुष्क जलवायु के लिए C4 पौधे अनुकूलित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 63 क्वेश्चंस थे फोटोसिंथेसिस से, और सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे। आपने देखा वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, और इसी तरह से हमें बेसिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले सालों से बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहले बेसिक क्वेश्चंस हमारे अगर कवर हो जाते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।